नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही प्रचलित टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशियोलॉजी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, यानी कि समाजशास्त्रीय कल्पना। शास्त्रीय कल्पना, इसको आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है चार्ल्स राइट मिल्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इनकी ये बुक आई थी 1959 में, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बारे में हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है, चार्ल्स राइट मिल्स ने इसके बारे में क्या बताया। इसको एक आम चीज से समझते हैं, एक बेसिक तरीके से समझते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपने पढ़ाई बहुत करी पर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी ही नौकरी नहीं लग रही है, बाकी सबकी लग गई है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फला हो रहा है। तो आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं। तो चार्ल्स राइट मिल्स का ये कहना है कि पर्सनल प्रॉब्लम को जब भी हम देखें तो उसको हम सोसाइटी के लेवल पे जाके देखें। यानी कि हो सकता है कि आपको बेरोजगारी या आपको रोजगार जो है वो इसलिए ना मिल रहा हो क्योंकि जिस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं वहां पे समाज ने मौके कम बनाए हों। समाज से मतलब जितने भी एलिमेंट समाज के अंदर आ जाते हैं, या समाज के द्वारा वो मान्यता प्राप्त ना हो, या उसी समाज की वजह से आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप उसके प्रति अयोग्य हैं पर आप बार बार उसी चीज में प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से भी आपको बहुत देर तक निराशा हाथ लग रही है। कुछ इसी तरीके की बातों को वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के अंतर्गत लाते हैं। उनका कहने का मतलब है कि कोई भी चीज पर्सनल लेवल पर नहीं देखनी चाहिए, पर्सनल से सोसाइटी लेवल पर और सोसाइटी से पर्सनल लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब इससे यहां पे कैसे जा रहे हैं और इससे यहां पे कैसे जा रहे हैं, इन दोनों की बातों को हमें देखना होगा। यानी कि एक व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और समाज किस तरीके से व्यक्ति की निजी जिंदगी को बदल के रख देता है, इसके बारे में वो बात करते हैं। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए वो एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे वो कहते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस डायग्राम को एक बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। Many personal troubles must be understood in the terms of the public issue, यानी कि पर्सनल ट्रबल्स यानी कि हमारी जो व्यक्तिगत दिक्कतें हैं उनको भी हम लोग पब्लिक इश्यूज के मतलब एक सामाजिक मुद्दे के रूप में हम लोग उसको समझ सकते हैं कि वो एक सामाजिक मुद्दा है। यानी कि नौकरी हमारी ही नहीं लग रही है, ये तो भारत की बेरोजगारी का एक मुद्दा है और बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम के रूप में उभर के आ रहा है भारत के लिए। तो अगर मेरी नौकरी नहीं लग रही है तो किसी की नहीं लग रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी नहीं लग रही है। चूंकि होता क्या है कि हम हैं ये और समाज है ये पूरा, तो हम बस इतने ही दृष्टिकोण तक अपने आप को देख पाते हैं कि हाँ हम यहां तक देख पा रहे हैं, हम बस इतना ही देख पाएंगे, इसके अलावा हमें नहीं दिखेगा। तो यहां पर जो हो रहा है वही हमारे दिमाग पर इम्पैक्ट डालता रहता है, पर जो चीजें हो रही हैं वो एक्चुअली में इस सर्किल की वजह से हो रही हैं, इस सर्किल में लाई कर रही हैं। तो आपका इस सर्किल से क्या इंटरेक्शन और इस सर्किल का आपसे क्या इंटरेक्शन है, इन्हीं दोनों की बातों को यहां पर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में बताया गया। तो ये कह रहे हैं कि मैनी पर्सनल ट्रबल्स यानी कि व्यक्तिगत समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, इससे आप लोगों की हिंदी भी ठीक होती जाएगी जब आप इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसके टर्म को आप लोग हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि वो इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं, तो उसका सिंपल सा यही है कि छोटे छोटे सेंटेंस पढ़िए और हर चीज को आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए डिक्शनरी से, तो आपको समझ में आता जाएगा। मैनी पर्सनल ट्रबल्स मस्ट बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक इशू, यानी कि बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याएं सामाजिक मुद्दों के रूप में समझी जा सकती है। कैसे? बट ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट लिंक देयर ट्रबल्स विद द इश्यूज ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, यानी कि उनका कहना है कि आम आदमी जो है वो इस तरीके से नहीं सोच पाता है। जैसे कि मैंने बताया कि व्यक्ति अपने आसपास की चीजों को ही देख के समझता है और उन्हीं से अपने बारे में एक रियलिटी परसीव करता है।
एक वास्तविकता का निर्माण करता है, पर वो लार्जर सर्किल में नहीं जा पाता। विद द इश्यूज सोसाइटी एज ए होल, देयर ट्रबल्स विद द सोसाइटी एज ए होल, यानी कि समाज को समग्र रूप में देखने में वो असमर्थ रहता है। और यहीं पर बात करते हैं वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की, कैन ग्रास्प दिस लिंक एंड हेल्प ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल लाइफ्स बाय टैकलिंग सोशल प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत समस्याओं को देखेंगे सामाजिक मुद्दों के रूप में, और इस तरीके से जब हम सामाजिक मुद्दों को या सामाजिक समस्याओं को समझ जाएंगे तब हम उसे टैकल भी कर सकते हैं, तब हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं, उस कमी को दूर कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, social scientists have a moral duty to use their knowledge to reveal individual social connection objectively। इनका कहना है कि जब इस तरीके की सामाजिक मुद्दों को समझने की बात आएगी तो कौन समझेगा भाई? एक व्यक्ति जो आम व्यक्ति है वो तो समझ नहीं पाएगा, तो समझेगा कौन इसे समझेंगे समाज वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट समझेंगे इसे, जिनमें से एक सोशियोलॉजिस्ट भी आते हैं, और वो समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत प्रॉब्लम किस तरीके से समाज को इम्पैक्ट डाल रही है, समाज की चीजें किस तरीके से एक व्यक्ति को प्रभावित कर रही हैं, और इसके बारे में निराकरण करने की कोशिश करेंगे और एक बेहतर सुझाव बताने की कोशिश करेंगे। और ये इनकी मॉरल ड्यूटी है, नैतिक जिम्मेदारी है ये इनकी। ये चार्ल्स राइट मिल्स पूरी तरीके से यहाँ पे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को बता रहे हैं। आइए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब चार्ल्स राइट मिल्स ने ये सोचा कैसे, किस तरीके से यहाँ पर आई बातें। थोड़ा सा अब हम लोग थ्योरी में जाते हैं। ये इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, दैट नाइदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नॉर द हिस्ट्री ऑफ ए सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड विदाउट बीइंग अंडरस्टैंडिंग बोथ। यानी कि किसी व्यक्ति का जीवन या फिर इतिहास, दोनों को ही एक दूसरे के साथ बिना पढ़े नहीं समझा जा सकते। यानी कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री को समझना है, या फिर इंडिविजुअल लाइफ को समझना है, दोनों को ही आप एक दूसरे के बगैर नहीं समझ सकते। आप इसे अकेले नहीं पढ़ सकते, आप इसे अकेले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने बनाई है और बहुत सारे इंडिविजुअल से हिस्ट्री बन गई है। तो इस वजह से हिस्ट्री और इंडिविजुअल का एक गहरा नाता है, इसको आप अकेले नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये यहां तक का कहना है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आइए अब थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ल्स राइट मिल्स ये चीज समझते कैसे। देखिए, चार्ल्स राइट मिल्स जो हैं वो अमेरिका के समाजशास्त्री हैं, अमेरिका के समाजशास्त्री हैं, और ये लेफ्ट विंग जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। मैक्स वेबर से काफी प्रभावित थे। मैक्स वेबर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं मैक्स वेबर के, आप लोग उनको जाके देख सकते हैं। मैक्स वेबर से काफी प्रभावित है, और उनकी जो थ्योरी ऑफ रैशनलाइजेशन है, थ्योरी ऑफ रैशनलाइजेशन, तार्किकता के जो सिद्धांत है उनकी, उससे ये काफी प्रभावित है और अपने कामों में इसको यूज करते हैं। एक्चुअली चार्ल्स राइट मिल्स अमेरिका में रहते हैं और वहां की कैपिटलिस्टिक सोसाइटी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने देखा कि वहां के, और ये मार्क्स से भी प्रभावित हैं, पर मार्क्स से थोड़ा सा अलग व्यू रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं और जो वहां के लेबर हैं, इनमें आपस में शोषण चल रहा है। ठीक है, वो तो कोई नई बात नहीं है। ये मार्क्स के इस क्रिटिक पर भी हैं कि उन्होंने सोशल एस्पेक्ट और कल्चरल एस्पेक्ट जो भी था इन चीजों का, उनके बारे में इन्होंने बात नहीं करी। मार्क्स का कहना है, सिंपल अगर हम समझें, कि एक क्लास होती है कैपिटलिस्ट क्लास और एक होती है लेबर, और आपस में इनमें संघर्ष चलता रहता है, और पूरी दुनिया इन्हीं दोनों पर चल रही है, जिसका आधार है इकोनॉमी, या साधारण भाषा में एकदम लेम लैंग्वेज में कह दे तो पैसा ही सब कुछ कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो वहां तक की तो बात आ गई। यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि हाँ, इस तरीके से चीजें चल रही है, समाज इस तरीके से काम कर रहा है, अमेरिकन सोसाइटी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गई है और इस तरीके से काम चल रही है। ठीक है। एलिनेशन के बारे में भी आते हैं। एलिनेशन यानी कि अलगाव, अलगाव की बात करते हैं। ये भी कार्ल मार्क्स का ही कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा।
तो अलगाव की जब बात ये करते हैं तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति अब अपने बनाए हुए प्रोडक्ट से ही अलग होता चला जा रहा है। उसके अंदर पहले वाला वो जुनून या फिर वो जो प्राइड लेता था कि ये काम मैं करता हूं, मैं फला चीज बनाता हूं, मैं ये काम करता हूं। लोग बहुत प्राइड से बताते थे पहले कि मैं ये काम करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो वाली चीज धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डाउनग्रेड होती जा रही है। और उन्होंने एक टर्म यहां पर यूज किया, चीयरफुल रोबोट्स। और ये मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चीयरफुल रोबोट्स उन्होंने उन लोगों को कह दिया जिनके पास भावनाएं नहीं है, भौतिकतावादी हो गए हैं, सामाजिक, राजनीतिक या बौद्धिक स्तर उनका काफी ज्यादा गिर चुका है। और ये चेयरफुल रोबोट्स कौन है? ये वही लेबर्स हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं। किन के लिए? कैपिटलिस्ट के लिए। कहां पर? फैक्ट्रीज में, ठीक है। और जब सोसाइटी ऐसे लेबर से भर जाएगी, ऐसे जिनमें समझ की कमी हो जाए, सामाजिक समझ की कमी हो जाए, राजनीतिक समझ की कमी हो जाए और बौद्धिक स्तर भी उनका बहुत लो हो जाए, सोचने समझने की कैपेसिटी उनकी खत्म हो जाए, तब वहां पे वो ये कहते हैं कि तब एक चीज आती है जो इन सभी को, जो उस मास सोसाइटी को, वो आम जनमानस को मास सोसाइटी बोलते हैं। मास सोसाइटी को जो गवर्न करते हैं वो होते हैं पावर इलीट। ये टर्म नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये इनकी पुस्तक भी है, पावर इलीट का कॉन्सेप्ट आया था 1956। उन्होंने कहा कि जब इस तरीके की चीजें होती जाती हैं, जब लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक स्तर काफी गिर जाता है, किसका? मास सोसाइटी का, तब उन पर जो हावी होते हैं वो होते हैं पावर इलीट। अब पावर इलीट क्या है? पावर इलीट तिगड़ी है मिलिट्री लोगों की, मिलिट्री फोर्सेस की, पॉलिटिकल लोग भी इसमें जुड़ गए हैं, और बिजनेसमैन या और भी जो लोग हैं इसमें, जो उन्होंने कहा कि ये तीन लोग जो होते हैं ये आपस में तिगड़ी बना रखी होती है इन लोगों ने, ये आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं बैकग्राउंड में। ये दिखते तो अलग अलग हैं पर आपस में ये इंटरचेंजेबल भी होते हैं, यानी कि इनके लोग कभी यहां चले जाते हैं, इनके लोग कभी यहां चले जाते हैं, इनके लोग कभी यहां चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये लोग इंटरचेंजेबल होते हैं और यही लोग मिलके पावर इलीट का निर्माण कर रहे होते हैं। अमेरिका के संदर्भ में इन्होंने बताया। अब जब ये पावर इलीट आ जाता है और लोगों पर ये राज करने लग जाते हैं, तब क्या होता है? तब उन्होंने कहा कि समाज जो है वो इन्हीं तीनों की वजह से चलने लग जाता है। वो मार्क्स को यहां पे खारिज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज इकोनॉमी से नहीं चल रही होती है। इकोनॉमिकल डिटरमिनिज्म बताया था ना मार्क्स ने, इकोनॉमिकल डिटरमिनिज्म, आर्थिक निर्धारणवाद की बात करी थी, आप लोग पढ़िएगा इसको। आर्थिक निर्धारणवाद की बात करी थी। तो हर चीज इसी से नहीं चल रही है। ये तीन लोग हैं जो मुख्य रूप से काम करते हैं, जो कि पावर इलीट बनाते हैं। शक्ति अभिजन जिसको कहा जाएगा हिंदी में, अगर हिंदी के टर्म को नोट करना चाहते हैं, शक्ति अभिजन, शक्ति अभिजन कहा जाएगा। तो अब ये हो रहा है कि आम आदमी यानी कि जो मास सोसाइटी वो समझ नहीं पा रही है कि ये जो चीजें हो रही हैं उसके साथ, ये जो उसकी दिन प्रतिदिन की घटनाएं घट रही हैं, ये हो कैसे रही हैं, ये क्यों हो रही हैं। और चार्ल्स राइट मिल्स कहते हैं कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो इनके पर्सनल लेवल पर नहीं है, वो इनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, वो इनकी व्यक्तिगत बात नहीं है। व्यक्तिगत तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल अफेयर है, ये मेरे प्राइवेट मैटर है, ये नहीं है। इनका कहना है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कौन गवर्न कर रहा है? पावर इलीट, जिसका एक व्यक्ति खुद को दोषी बताएगा
और उसके अंदर जिस चीज की कमी होती है, जिसकी वजह से वो नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है, वो है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जिसको हम लोग आमतौर से कह देते हैं ना, अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। चार्ल्स राइट मिल्स थोड़े एकेडमिक हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा नहीं, इस व्यक्ति के पास सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नहीं है, यानी ये समझ नहीं पा रहा है कि इसकी जो चीजें हैं वो इसके द्वारा प्रभावित हो रही हैं, और व्यक्ति ही तो है इनमें भी तो व्यक्ति ही तो है, धड़ ही तो है, इनमें भी लोगों का समूह है। ये व्यक्ति भी इन लोगों को प्रभावित कर रहा होता है और ये पलट के इस व्यक्ति को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो यहीं से सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का पॉइंट निकल के आता है। चार्ल्स राइट मिल्स का कहना है कि जितने भी विद्वान लोग हैं वो अपने बड़े बड़े आलीशान बंगलों से, अपनी आरामदायी कुर्सियों से निकल के बाहर आए, पोथी पत्रा मत लिखे हैं, क्योंकि उस समय का दौर जो था वो ग्रैंड थ्योरीज का था। मतलब बड़ी बड़ी बातें करो, बड़ी बड़ी थ्योरीज लिखो, कठिन टर्म्स यूज करो, एक मोटी पुस्तक छाप दो, इस टाइप का दौर था। लेकिन इन्होंने बताया कि विद्वानों बाहर आओ अपने किलों से और आम जनमानस के बीच में जाके देखो कि उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से समाज द्वारा प्रभावित है, या वो व्यक्ति किस तरीके से समाज को प्रभावित कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करो और उसका हल निकालने की कोशिश करो। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी, जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेंगे सोशियोलॉजिस्ट। और जैसे ही ये सारी बातें चार्ल्स राइट मिल्स बताते हैं, समाज में, समाजशास्त्रीय जगत में तहलका मच जाता है कि अरे ये क्या बात बता दी, अभी तक तो ये बात कोई बता ही नहीं रहा था। उसके पहले तो फंक्शनलिज्म चल रहा था, मार्क्सिज्म चल रहा था, इवोल्यूशनिज्म चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था। लेकिन चार्ल्स राइट मिल्स ने कहा कि नहीं, सोशियोलॉजिस्ट का काम जो होगा वो व्यक्तिगत समस्याओं का हल निकालना होगा, सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों को मिलाकर। उन्होंने इस नोशन को भी तोड़ा जो समाजशास्त्र में जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, जब भी आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए। व्हाट इज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, ना कि व्हाट ऑट टू बी। तो उन्होंने कहा कि क्या है का अध्ययन नहीं करेगा समाजशास्त्र, क्या होना चाहिए इसका अध्ययन करेगा। अगर समाजशास्त्र लोगों की निजी जिंदगियों को हल नहीं कर पा रहा है, उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पा रहा है, तो हमारा समाज को समझने का फायदा क्या हुआ? हम क्यों समझ रहे हैं समाज? क्यों समझे हम समाज को? समाज को समझने के लिए हमें व्यक्तियों के बीच जाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है लॉजिकल इमेजिनेशन को यूज करना पड़ेगा। वो किसी भी टाइप से हो सकती है, वो एक छोटे लेवल पर भी हो सकती है, एक व्यक्ति के लेवल पे, एक ग्रुप ऑफ व्यक्तियों के लेवल पे भी हो सकती है, और राष्ट्रों के बीच में भी हो सकती है। और आपको यूज करना है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। उदाहरण के लिए जैसे हमने बताया था कि किसी की नौकरी नहीं लग रही है, उदाहरण के लिए वो किसी ऐसी नौकरी की तैयारी कर रहा है जिसमें हर साल 4 पद आते हैं, वो भी पूरे भारत में, और वो पढ़ने में बहुत ही एवरेज रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होगी, चूंकि 4 पद है और इसकी सैलरी भी 1 लाख रुपए पर महीना है, मान के चलिए इस जॉब की। तो समाज तो आपसे रिक्वायरमेंट बहुत मांग रहा है, पर आप तो एवरेज बच्चे हैं, तो आप भी वहां पर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या आपके समाज ने किसी ऐसी नौकरी पर जोर दे दिया है जो बहुत ही ज्यादा इलीट है। मान के चलिए आईएएस एक नौकरी है, बहुत इलीट है, और सब लोगों ने उसी पर जोर दे दिया कि बनोगे तो आईएएस बनोगे। और ज्यादातर ये यूपी में, तो यूपी बिहार में चलता है कि भैया आईएएस पीसीएस बनना है। तो हर व्यक्ति अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी करने लग जाएगा तो कंपटीशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ फेलियर्स क्या होंगे? वो भी बढ़ जाएंगे। तो अधिक लोग बेरोजगार होंगे।
और इसमें राज्य की भी गलती है, समाज की भी गलती है और एक व्यक्ति की भी गलती है कि हर व्यक्ति आईएएस पीसीएस बनने के बारे में ही क्यों सोचेगा। भैया और भी तो चीजें हैं, उनके बारे में भी सोचो। ये तो हुई व्यक्ति की प्रॉब्लम। और व्यक्ति से समाज में कैसे चली गई कि समाज भी हमें यही कह रहा है कि भैया ऐसी ही नौकरी करो जिसमें बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा रुतबा हो, पावर हो। तो समाज क्यों कह रहा है हमें? क्योंकि उसके अंदर व्यक्ति कह रहे हैं। तो इसको बदलने का तरीका क्या है कि हम अपनी पीढ़ी से हम कुछ ऐसे चेंज लाएं। और राज्य भी क्या कर रहा है? राज्य भी आईएएस पीसीएस को इतने ज्यादा प्रिविलेज दे रखे हैं उन्होंने कि हर व्यक्ति उनसे अट्रैक्ट हो रहा है और उसके लिए आपको 3 पेपर पास करने हैं। तो कुल मिला के सोशल प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से समझा जा सकता है। इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मैटर भी आप लोग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप इस वजह से हो गया क्योंकि बॉयफ्रेंड के पास नौकरी नहीं थी। अब सोसाइटी है पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक है। अगर लड़का कुछ करेगा ही नहीं तो लड़की उससे शादी क्यों करेगी? हार फिर के ब्रेकअप ही कर लेगी। और दूसरी चीज यह भी है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ रहा है क्योंकि हर एक को सुंदर बहू चाहिए। वो फैमिली लेवल पर भी मैटर जा रहे हैं, वहां पे कास्ट भी यहां पे डिटरमाइन कर रही है चीजें, ऑक्यूपेशन तक डिटरमाइन कर रहा है। जैसा कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 2 आईएएस कपल्स आपस में तलाक कर लेते हैं। तो वो चीजें क्यों हो रही है? ये क्या सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर है? क्या ये सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम है? नहीं, इसको हम लोगों को सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू समझना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।